तो सबसे पहले देखो, आज का जो मीटिंग है, ये आज हम लोग मीटिंग करने के लिए आज सब कोई मिले हैं सर। माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू से मीटिंग कर रहे हैं। आप सबको मीटिंग लिंक शेयर किया गया था, फिर आप लोगों ने मीटिंग लिंक को शेयर, मतलब जो शेयर्ड मीटिंग लिंक था उसको लिंक में क्लिक करके आप लोगों ने क्लास में एंट्री कर लिया। तो आज का टॉपिक है कंपनी मीटिंग। एग्जैक्टली तभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। चाहे कोई भी टीम मीटिंग हो, बट आज का बात है कंपनी मीटिंग, ठीक है। टीम मीटिंग नहीं, ना तो गूगल मीट, ना ही माइक्रोसॉफ्ट टीम, या फिर ना ही जूम मीट। आज का बात है कंपनी मीट, ठीक है। कंपनी मीटिंग में बात होगा। और कंपनी मीटिंग में इम्पोर्टेंस क्या है कि कंपनी मीटिंग में इम्पोर्टेंट ये है कि ये कंपनी जब मीटिंग करता है ना, बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस ही होता है उसका, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन उसके अंदर पाया जाता है। और जो शेयर होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का जो डायरेक्टर्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो बिजनेस को बनाते हैं, ठीक है। तो कंपनी का मीटिंग बहुत खास होता है। तो लेकिन इसका कुछ लीगल पार्ट्स है, काफी सारा लीगल पार्ट्स है जो आपको कॉर्पोरेट लॉ में डिटेल्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज उसी कॉर्पोरेट लॉ का डिटेल्स जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है, कि एकदम कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी मीटिंग के बारे में क्या कहा जाता है। और इस तरह का मीटिंग को जब बनाया जाता है तब उसमें चार्टर्ड का, कंपनी सेक्रेटरीज का काफी बिग रोल प्ले होता है, बिकॉज कॉर्पोरेट मीटिंग को बिल्डअप करने के पीछे इनका काफी बड़ा योगदान होता है। स्पेशली सीएस का बहुत बड़ा योगदान होता है, बिकॉज सीएस का काम ही होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करना। तो चलो देख लेते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिकल चीजों के साथ साथ जो लीगल है, लीगल प्रोविजंस को भी एक साथ देखेंगे। ओके आई होप आपको कनेक्शन हुआ कि आप क्या पढ़ने वाले हो आज। तो सबसे पहले, क्या आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड का कुछ दिख रहा है सर? आपको स्क्रीन में यस सर। बजाज फाइनेंस का कुछ दिख रहा है? सर मुझे बजाज फाइनेंस का, आपको ना तो फाइनेंसिंग करवाना है, ऐसा कोई इरादा तो मेरा है नहीं। ये बजाज फाइनेंस का एजीएम का नोटिस है, क्या आप लोग देख पा रहे हो? ये कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस है पुणे में, पुणे में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और इसका एजीएम का नोटिस है। एजीएम का नोटिस रियल लाइफ में क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट रियल लाइफ में सबसे पहले आपको रियल लाइफ में इसलिए दिखाया ताकि आपको कभी ऐसा ना फील हो कि आप जो पढ़ रहे हो तो उसका कोई प्रैक्टिकल कनेक्शन नहीं है। ये सोच के पढ़ोगे तो कोई पढ़ने का इरादा नहीं होता, मतलब क्यों स्टडी, व्हाई यू शुड स्टडी कंपनी लॉ, और व्हाई यू शुड लर्न द कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हो तो फिर लॉ के पीछे का मेन रीजन समझो, ठीक है, कि क्यों है, क्या है, किस लिए है। एकदम लेमैन की तरह समझो, ज्यादा चीजों को बड़ा करके मत देखो, जितना मतलब जितना इजीली समझ सकते हो उतना इजीली समझो। बेसिकली कंपनी हर साल बिजनेस करता है, ठीक है। तो हर साल बिजनेस करता है तो बिजनेस का डिसीजन मेकिंग किया जाता है, बिजनेस में काफी सारा मैटर्स डिस्कशंस होता है। तो डिस्कशंस किसको लेके करेंगे? शेयर होल्डर्स को लेके करेंगे, मेंबर्स को लेके करेंगे। तो उनके साथ मीटिंग तो बनता है ना, बस एकदम सिंपल है कि उसके साथ जो मीटिंग बनता है जिसमें एजीएम, आपको मैं बता रहा हूँ एजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग। ये सब का डिटेल्स में मैं तो आपके साथ बात करूंगा। एनुअल जनरल मीटिंग, तो ये एनुअल जनरल मीटिंग क्यों बुलाते हैं, ठीक है, इसको बुलाने के पीछे क्या क्या रीजन होता है मीटिंग में, और क्या क्या खेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ये बजाज फाइनेंस का जो डेमो मैंने लिया, ये तो ओनली फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पस। जो कंपनी सेक्रेटरीज है उसको ये मीटिंग ड्राफ्ट करना भी पड़ता है, मैं आपको बता दूं। ये सब आप लोग आपके रेफरेंस के लिए ये सब नोट्स ले लेना सर। ये सब नोट्स काफी वाइटल होता है, बिकॉज एज ए सीएस, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ड्राफ्टिंग भी करना पड़ता है कि भाई मीटिंग होने वाला है तो मीटिंग के लिए सबको बताओ। तो ये नोटिस पेपर में छपवाया जाता है, ये नोटिस ईमेल किया जाता है। जैसे आप नोटिस थोड़ा रीड करो, ठीक है, रियल लाइफ है, आप नोटिस थोड़ा रीड करो। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 33rd एनुअल जनरल मीटिंग, 33वां, ठीक है, 33rd एनुअल जनरल मीटिंग of the shareholders of Bajaj Finance Limited BFL will be held on Tuesday 21st July 2020 12:15 p.m. through video conferencing, other audiovisual means facility to transact the following। क्या बात होगा उसमें? अड्डा का बात होगा, ऑर्डिनरी बिजनेस, इसके बारे में भी बात करेंगे सर। अड्डा, ऑर्डिनरी बिजनेस में
ये सब डिस्कशंस होगा। टू कंसीडर एंड अडॉप्ट द स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, मैं आपके साथ ये सब बातें करूंगा। टू कंफर्म द इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2 as final dividend for the financial year ending 31st March 2020, to appoint a director in place of Madhur Kumar Ramakrishna ji Bajaj, who retires by rotation in terms of section 152 subsection 6 of the Companies Act। तो किसी और ऑडिटर की जगह आपको कोई दूसरा ऑडिटर या डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, तो दिस काइंड ऑफ थिंग मैं आपको आगे आगे बताता हूँ अड्डा क्या है, ठीक है, इसको अड्डा क्यों कहते हैं, ये सब सारा का सारा बात मैं आपके साथ बात करूंगा। बट मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल लेवल में चला गया सर, जो रियल में ऐसा ही होता है ठीक जैसा आप किताब में पढ़ रहे हो, ठीक है, रियल में वैसा ही होता है जैसा ठीक आप किताब में पढ़ोगे, ठीक है। आज की क्लास उसी में बात होगा। स्पेशल बिजनेस मतलब जो ऑर्डिनरी बिजनेस में जो बात नहीं क्या होता है, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 मैटर होता है। अड्डा, मैं आपको अड्डा समझाऊंगा थोड़ा, जितना हम लोग कोर पार्ट ऑफ द क्लास में जाएंगे तो अड्डा के बारे में डिस्कशंस होगा, तो तभी मैं आपको बताऊंगा। एंड स्पेशल बिजनेस मतलब जो अड्डा में डिस्कशन नहीं होगा, अड्डा में जो डिस्कशन नहीं होगा, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस को अड्डा कहा जाता है। व्हाई अड्डा, आई विल डिस्कस, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड अड्डा में जो डिस्कस नहीं होता वो स्पेशल बिजनेस में डिस्कस होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो काफी और भी मैटर्स है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ राजीव जैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2020, दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये सब मीटिंग का इन्फॉर्मेशन बहुत वाइटल होता है शेयर मार्केट में अप डाउन के कारण। जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, मार्केट कोई सट्टा जुआ कुछ भी नहीं है सर। ये सब एजीएम तभी बुलाया जाता है बिकॉज स्टॉक मार्केट में इसका इफेक्ट जोर का आता है। स्टॉक मार्केट में कंपनी बिजनेस में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है बिकॉज स्टॉक मार्केट से कैपिटल का फ्लो होता है सर। आप लोग प्रोफेशनल कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, चार्टर्ड हो, सीएस हो, सीएमए हो, आप लोग कभी मार्केट को सट्टा मत बोलना सर, ठीक है। दुनिया को सिखाना कि ये सट्टा नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, बिकॉज ये एकदम रियल फील्ड में लीगल मैटर है। रियल फील्ड में लीगल मैटर है, रियलिटी में कुछ ना कुछ होता है। ऐसे तो जिंदगी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क से भरा हो, मतलब ऑलवेज देयर इज सम रिस्क इन आवर लाइफ। तो इसका मतलब मार्केट में तो फिर भी जानकारी होता है, तो जिसको जो जानकारी होता है वो मार्केट को समझ सकता है। ये स्टॉक मार्केट का क्लास तो है नहीं, बट क्योंकि ये कंपनी मीटिंग का क्लास है तो मुझे आपको स्टॉक मार्केट के साथ उसको कनेक्ट कराना जरूरी है। बिकॉज जिस दिन एजीएम आता है ना, उस एजीएम आने मतलब कंपनी एजीएम डिक्लेयर करता है उससे पहले ही मार्केट में आप होना चालू हो जाता है। चलो एक बार मैं आपको दिखता हूँ, या तो आप होगा या तो डाउन होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। जैसे ये बजाज फाइनेंस का मीटिंग का डेट कब है, 21 जुलाई 2020। तो चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। 21 जुलाई 2020, मतलब एग्जैक्ट डेट तो मुझे मिलेगा नहीं शायद, बट फिर भी एक आसपास का मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस, शेयर का क्लास नहीं है ये, कंपनी लॉ का क्लास है, बट मैं आपको एजीएम का इफेक्ट शेयर के थ्रू से बताना चाहता हूँ। जुलाई का बात है, मतलब लास्ट 6 मंथ्स का बात है। तो 21 जुलाई कुछ ये एरिया, क्या आपने देखा कि इस पर्टिकुलर, ये देखो ये 6 मंथ्स का डेटा में आपको ऐसा लग रहा है, बट अगर आप ये लास्ट एक हफ्ते के डेटा में देखोगे ना, जुलाई के बाद देखो मार्केट आप हुआ है ना, हेलो, 21 जुलाई के बाद अगस्त में क्या आपको दिख रहा है, प्लीज टेल मी। 21 जुलाई मार्केट अगर 3171 में था, तो ये देखो 3464, मतलब करीब 300 में मार्केट में अपग्रेडेशन आया था, 300 पर शेयर में। ये एजीएम का ही रीजन था, एजीएम का रीजन था कि मार्केट में एक आपका ग्रोथ आया था, एक ग्रीन लाइन आया था जिसको हम लोग बुलिश बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द रीजन है, ऐसा एक रीजन नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस होता है। बट क्या है ना, एक पॉजिटिव फीलिंग आता है कि हाँ भाई कंपनी मीटिंग करने वाले हैं तो जरूर कुछ पैसा मिलेगा या फिर कंपनी का कुछ नया बिजनेस डिसीजंस होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एजीएम, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ये मार्केट को भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग करता है। तो चलो क्यों ना इसी मैटर में डिस्कशन किया जाए। ये देखो, ये मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे बताता हूँ कि और क्या क्या होता है, ठीक है। स्पेशल नोट्स क्या है, वो रहता है एजीएम नोटिस में, ये सारा का सारा डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एकदम रियल लाइफ में आप सीए बन के, सीएस बन के आपको जो काम करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सीएस बन के, सीएमए बन के प्रैक्टिस करना चालू करोगे या किसी कंपनी में ट्रेनिंग करोगे, लाइक बिग 4 में अगर आपको ट्रेनिंग का मौका मिलता है, बिग 4 में ट्रेनिंग का मौका मिलता है, भगवान करे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले रियल लाइफ एक्सपोजर पाने का। तो आप लोग तब ये सब एक्सपीरियंस को प्लीज यूज करना,
ठीक है सर, ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप सीख के आते हो तो आपको बहुत अच्छा मौका भी मिलता है। तो जो सीखता है मौका उसी को मिलता है, ठीक है, अफसोस करके कोई फायदा नहीं है। जो मेहनत करता है किस्मत हमेशा उसी के साथ होता है। ये बात तो आप गार्ड बांध के रख लो। हाँ, थोड़ा मेहनती लोगों के साथ परीक्षा थोड़ा ज्यादा लिया जाता है, ये ऑब्वियसली है कि जो मेहनती होता है और जो ऑनेस्टी के साथ चलता है ना, उसको थोड़ा ज्यादा एग्जाम देना पड़ता है, बट उसका जिंदगी काफी भरपूर होता है सर, काफी भरपूर होता है। ओके, तो भरपूर जिंदगी पाने के लिए भरपूर नॉलेज लेना चालू करो सर। और प्री रिक्विजिट ऑफ अ मीटिंग देखो सर, प्री रिक्विजिट ऑफ अ मीटिंग, प्री रिक्विजिट का मतलब समझो सर। प्री रिक्विजिट ऑफ अ मीटिंग का मतलब होता है कि मैं मीटिंग तो बुलाना है, बट उससे पहले भी तो कुछ पॉइंट आता है। मतलब मीटिंग से पहले क्या करना है, प्री रिक्विजिट क्या जरूरत होता है मीटिंग से पहले। बिफोर वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, ये एजीएम ईजीएम होता है जो हमको मैं अभी बता रहा था, ये सब तो है, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड मीटिंग बुलाने से पहले आपको क्या जरूरी होता है, एंड द प्रोसीड्यूर टू कन्वेन देम एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। लेट अस टेक अ टर्न एंड सॉर्ट द टर्म्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू नो फॉर कन्वेनिंग द मीटिंग। सबसे पहले मीटिंग करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है। हेलो सर, मीटिंग करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है ना। ये जो एजीएम का नोटिस ही तो था जो मैंने आपको दिया। ये एजीएम का क्या है, ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये क्या है, एजीएम नोटिस ही तो है। देखो हेडिंग में भी लिखा हुआ है, ये एजीएम का नोटिस है। तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है और आपको बोलना पड़ता है कि भाई नोटिस में क्या डिस्कशन होगा। क्या आप बात मेरा समझ पा रहे हो सर? मैं सबको पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो रियल लाइफ के साथ? यस सर। थैंक यू सर। चलो, तो मीटिंग करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो मीटिंग करने से पहले अगर आपको नोटिस देना पड़ेगा तो नोटिस के बारे में क्या है, तो ये देखो 3 पॉइंट है। एक है बिफोर द मीटिंग, एक है ड्यूरिंग द मीटिंग एंड एक है पोस्ट मीटिंग। मतलब मीटिंग से पहले क्या होगा, मीटिंग के बीच में क्या होगा और मीटिंग के बाद क्या होगा। तो ये तीनों स्टेज आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से प्लीज सुनिए, ठीक है। एक है ड्यूरिंग द मीटिंग, सबसे पहले मीटिंग से पहले क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा मीटिंग जब होता है कंपनी का ड्यूरिंग द मीटिंग क्या होता है, एंड आफ्टर दैट मीटिंग होने के बाद क्या होता है। तो मीटिंग का जो सेक्शन है, नोटिस नोटिस दिया जाता है सेक्शन 101। इंपॉर्टेंट है सेक्शन, प्लीज याद रखना कि नोटिस जब कंपनी देता है मीटिंग करने से पहले, जैसे मैंने आपको अभी आपसे बताया, जस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बजाज फाइनेंस का एक नोटिस है। बजाज फाइनेंस रियल लाइफ का एक नोटिस है, एकदम इसी साल का है, एकदम ताजा नोटिस है जो 21 जुलाई 2020 को 12:15 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू से, ठीक जिस तरह से, क्योंकि ये जुलाई 21 तो कोरोना काल में चल रहा है ना सर, कोविड-19 का एरा चल रहा है, तो कोविड एरा की तरह ही काम हो रहा है, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग हो रहा था। तो नोटिस भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू से या ईमेल वगैरह भेज के बताया गया। तो पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मीटिंग के लिए जो नोटिस सेंड किया जाता है वो सेक्शन 101 के तहत होता है। 101 सेक्शंस, ये डिटेल्स में बात करूंगा कि 101 सेक्शंस में एग्जैक्टली क्या कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बी प्रैक्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द एनेक्स्ड, मतलब आपको एक्स्ट्रा नोट्स देना पड़ता है नोटिस के साथ, 102 के तहत होता है वो। 101 में नोटिस भेजो और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब मीटिंग में क्या बातें होगा वो तो बताओ। देखो सर, मैं आपके लिए बजाज फाइनेंस रेडी रखा आपको कनेक्शन कराने के लिए। तो मीटिंग में ये बताना होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस तो होता ही होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस अगर एजीएम है तो अड्डा होगा ही होगा। अड्डा मैं आपको बताता हूँ क्या अड्डा है, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होगा, तो स्पेशल बिजनेस के बारे में बताओ क्या है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इशू ऑफ, जैसे कि एक आपको मैं बता सकता हूँ, इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स टू प्राइवेट प्लेसमेंट, इसका डिस्कशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई ये क्या बात है। अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता डिटेल्स में और आप बन गए हो तो पहला बात तो बन ही नहीं पाओगे जब तक आप मैटर को समझोगे नहीं। ये देखो, ये है मीटिंग, उसके बाद देखो नोट्स दिखेगा आपको। ये नोट्स में ना पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है कि भाई हम लोग अल्टीमेटली बजाज फाइनेंस में क्या क्या बात करेंगे, ठीक है। इन व्यू ऑफ, देखो क्या सबसे पहले, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट का नोटिस भी तो देखते हो, जैसे कल चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बिहार में इलेक्शन के कारण एग्जामिनेशन डेट को चेंज कर दिया। बिहार इलेक्शन के कारण एग्जामिनेशन डेट को चेंज किया, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अभी भी डिटेल शेड्यूल नहीं आया, बट हाँ एक बोला गया है
टेबल वाइज नहीं है, बट बोला गया है कि भाई 2, 6, 7 इस तारीख में जिसका एग्जाम है वो सब 19 को शिफ्ट हो गया, तो फाउंडेशन एग्जाम तो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। इंटरमीडिएट का एग्जैक्ट डेटा अभी तक कुछ आया नहीं है, तो ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है depending on the scenario. In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs has filed its circular dated 5th May 2020. Read with this circular and SEBI circular dated 12th May 2020 permitted holding the AGM through VC मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीटिंग फैसिलिटी। आप बात समझ पा रहे हो, अगर कोई वीडियो कनेक्ट नहीं होगा तो ऑडियो में भी काम चल सकता है। तो ये सर्कुलर 8 अप्रैल को गवर्नमेंट ने दिया, सेबी ने दिया, without the physical presence of the members at a common venue in compliance with the provision of the Companies Act 2013। ये सब न्यू है, एकदम अपडेटेड है सर। ये सब जब आप लोग बेसिकली बन जाओगे ना, पूरा का पूरा एकदम कॉर्पोरेट बन जाओगे, तो आप लोग फटाफट समझ जाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि भाई ये क्या हो रहा है। बात समझ रहे हो सर? तो ये सब नोट्स में एक्सप्लेनेशन में देना पड़ता है कि भाई देखो यहाँ पर कितना है नोट्स में, देख रहे हो सर, भरपूर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, करीब एनेक्सर टू दी नोटिस देख रहे हो, ये है नोटिस में क्या डिस्कशन होगा उसका पूरा का पूरा डिटेल्स है। ये नोटिस में क्या क्या डिस्कशन होगा, एवरीथिंग, सैलरी, परक्विजिट्स, valuation of perquisite, stock option, minimum remuneration, computation of ceiling, brief resume, मतलब अकाउंट्स का भी जानकारी आपको चाहिए। आपको अगर अकाउंट्स नहीं पता है तो आप स्टॉक ऑप्शंस नहीं समझ पाओगे, टैक्स नहीं समझ में आएगा तो फिर परक्विजिट्स का मतलब नहीं समझ पाओगे, तो आपको इनकम टैक्स का, जीएसटी का, शेयर मार्केट का, आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए सर, आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए, तब जाके आप ये सब समझ पाओगे। रेमुनरेशन, कंप्यूटेशन ऑफ सीलिंग, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। कमिटी चेयरमैन एंड मेंबरशिप, शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, नेचर, एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया, ये सारा का सारा चीजें बजाज फाइनेंस अपने मीटिंग में डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना सर कि किस तरह से होता है। तो चलो ये इसको समझने के लिए फिर से हम लोग पहुंचते हैं। तो 2 पॉइंट, पहला बात नोटिस, दूसरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये बिफोर मीटिंग। तो चलो ड्यूरिंग मीटिंग से पहले बिफोर मीटिंग का डिटेल्स देख लेते हैं। ओके सर, सेक्शन 101, सेक्शन 101 आपको क्या सिखाता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। Section 101 of the Companies Act 2013 states that the length of notice for calling a meeting, it states that in order to properly call a general meeting, the notice should be sent at least 21 clear days। किसी को नोटिस भेजने से पहले आप 21 क्लियर दिन का नोटिस भेजो, मतलब जिस दिन मीटिंग होगा, जिस दिन जनरल मीटिंग होगा, उससे ठीक 21 दिन पहले आपको नोटिस, एकदम क्लियर कट। मैं आपको क्लियर कट कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। बिफोर द मीटिंग टू ऑल द मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज मेंबर, अगर कोई मर चुका है या फिर किसी का तबीयत खराब है, ऐसे केस में उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी नोटिस देना पड़ता है। और दी असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर्स, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो चुका है तो इंसॉल्वेंट मेंबर ने जिसको असाइन करके रखा है अपने काम में, क्योंकि इंसॉल्वेंट मेंबर नहीं आ सकता, अगर कोई दिवालिया हो जाता है ना तो उसको मीटिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में, कोई मीटिंग में आने का उनको परमिशन नहीं है। आप बात समझ रहे हो ना? तो वो किसी को असाइन करेगा, वो किसी को असाइन करेगा, तो अगर वो किसी को असाइन करता है तो उसको भी भेजना पड़ेगा। तो नोटिस किसको किसको भेजना पड़ता है, आप समझ में आ रहा है? उसके साथ साथ आपको ऑडिटर को भी नोटिस देना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को भी नोटिस देना पड़ेगा, इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। आज के डेट में तो ईमेल भी है। इवन इस बार कोविड के कारण, आपको मैं बता दूं, इसका अपडेट मैं दिया था, कोविड के कारण इलेक्ट्रॉनिक मोड में ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप को भी, ईमेल एंड व्हाट्सएप दोनों को वैलिड माना गया। व्हाट्सएप नॉर्मली हम लोग कैजुअल चैटिंग पर्पस, बट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन दिया, क्योंकि व्हाट्सएप यूजर्स बहुत है, दैट्स व्हाई व्हाट्सएप को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईमेल के साथ साथ मीटिंग के नोटिस भेजने के लिए यूज करने के लिए कहा गया। मतलब व्हाट्सएप भी आज के डेट में कॉर्पोरेट यूज का भी एक बहुत बड़ा वाइटल ऐप बन चुका है। भगवान करे कि धीरे धीरे इंडियन सिस्टम में सब कुछ आ जाए, बट क्या है, सिचुएशन ऐसा है कि अभी करना पड़ रहा है। तो और अच्छा है, क्यों नहीं डिजिटल पॉइंट को क्यों ना यूज करे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था। तो 21 क्लियर डेज का नोटिस। मोड ऑफ सेंडिंग द नोटिस देखो, एज पर रूल 18 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, sending of notice through electronic mode has been statutorily recognized by the act. The said rule mentioned that the notice may be sent through email as a text, ठीक है, आप टेक्स्ट ईमेल कर सकते हो, और
और ध्यान से सुनना कि नोटिस कैसे भेजना चाहिए, उसका भी एक लीगलिटी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी करके भेज दोगे, मुश्किल हो जाएगा सर, बड़ा बड़ा केस हो जाता है। अच्छा, अगर आप टेक्स्ट में ईमेल में जैसे चिट्ठी लिखते हो ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप अटैचमेंट करके, मतलब अगर आपने कोई पीडीएफ बना लिया तो पीडीएफ को अटैच करो ईमेल के साथ, और एज ए नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक, कोई लिंक शेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कोई वेबसाइट का यूआरएल देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। यूआरएल समझते हो ना सर, वेबसाइट का यूआरएल मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीज तो आपको पता चल ही रहा है। यूआरएल एकदम सिंपल होता है, जैसे मानो कि मैंने ksquare.in लिखा ना, दिस इज माय यूआरएल, ठीक है। तो अगर मानो कि मैं आपको कुछ नोटिस देना चाहता हूँ, तो मैं अगर मेरे यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज का कोई लिंक आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और वो लिंक मैं आपको ईमेल में शेयर करता हूँ, और उस ईमेल में जाने से ही आपको डिटेल्स में सब कुछ मिल जाएगा कि भाई इस दिन में पर्टिकुलर डेट में हम लोग मीटिंग या नोटिस शेयर करेंगे। तो इस तरह से भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो आप यूआरएल में भी शेयर कर सकते हो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कि कोई यूआरएल एड्रेस होगा उनका, जो एड्रेस आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ पता है आज के डेट में, बट फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा बता दिया जाए, बिकॉज ये उतना यूजेबल नहीं है। ईमेल का यूज समझ में आ रहा है, लिंक भी आप लोग समझते हो ट्यूब लिंक के थ्रू से, बट मैंने सोचा कि यूआरएल के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए, बिकॉज सबको उतना आइडिया नहीं होता है। ओके, कोई बात नहीं। तो आप इस इतना सारा वे में इलेक्ट्रॉनिकली मतलब नोटिस शेयर कर सकते हो। अच्छा, ईमेल में और क्या है, ईमेल शैल बी एड्रेस टू द पर्सन। जब आप नोटिस शेयर करोगे ना, ये सब क्या चल रहा है, प्री रिक्विजिट ऑफ मीटिंग। द ईमेल शैल बी एड्रेस टू द पर्सन entitled to receive such email as per the records of the company as provided by the depository। मतलब ईमेल उसी को शेयर किया जाएगा या फिर उसी एड्रेस में शेयर किया जाएगा जिस टाइम पे आप कंपनी का मेंबर बने थे ना। हेलो, आपने जब कंपनी का मेंबर बने थे, अरे भाई एजीएम में कौन जाएगा कंपनी का, जो कंपनी का मेंबर है वही ना जाएगा। इफ यू आर अ मेंबर, जैसे कि बजाज फाइनेंस ने ये नोटिस किसको शेयर करेगा और किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ये बजाज फाइनेंस का जो एजीएम का नोटिस मैंने आपके सामने रखा, ये एजीएम का नोटिस बजाज फाइनेंस का किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जो कंपनी का मेंबर है। तो आप एज ए मेंबर कंपनी में जब रजिस्टर किए हो, तो रजिस्टर के पास आपका जो ईमेल एड्रेस होगा उसी एड्रेस में जाएगा। अगर मानो कि आपका ईमेल एड्रेस चेंज हो गया है या फिर आपका ईमेल एड्रेस काम नहीं करता, तो फिर गलत हो जाएगा, वो आपका प्रॉब्लम है। बट आप जैसा रजिस्टर के देख के रखोगे, रजिस्टर उसी के हिसाब से सबको नोटिस शेयर करेगा। तो एग्जैक्टली ये सब लीगल मैटर्स है। थोड़ा बहुत चेंजेस भी होगा तो आपको ही चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको केस स्टडीज बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि सर अगर ये हो गया वो हो गया, सबका जवाब मिल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है और क्या लीगल मैटर्स आ सकता है। एक छोटा सा गलती के कारण किसको कितना चोट पहुंचता है, किसको कितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्षति होता है, मतलब लॉस होता है। द देखो सर, फाइनेंशियल ईयर, अच्छा, also the company shall provide an advance opportunity at least once in a financial year to the member to register his email address, ठीक है, and changes therein, अगर कुछ changes होगा तो, and such request may be made by only those members who have not got their email ID recorded or up to date, a fresh email ID, and not from the members whose email ID is already registered, ठीक है। द नोटिस शैल बी प्लेस साइमल्टेनियसली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी अपनी वेबसाइट में भी सिमिलर चीज को उसको बताना पड़ेगा। मतलब ऐसे सिर्फ ईमेल देने से ही नहीं होगा, बिकॉज देखो जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो कंपनी को वेबसाइट भी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। चलो अभी KSG Square इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बजाज फाइनेंस में बात चल रहा है, तो बजाज फाइनेंस को वेबसाइट में भी आपको देना पड़ेगा। तो जैसे बजाज फाइनेंस को वेबसाइट में भी आप जा सकते हो, बजाज फाइनेंशियल सर्विस, ये देखो बजाज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, तो इसको वेबसाइट में भी कंपनी को डिटेल्स देना पड़ेगा कि भाई ये है कंपनी का नोटिस। आप बात समझ रहे हो सर, ये बजाज फाइनेंस का मैंने वेबसाइट में निकाल दिया, तो बजाज फाइनेंस के साइट में भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये देखो कंपनी का डिटेल्स, ये सब कुछ यहीं पर होता है कि भाई कब क्या है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो एग्जैक्टली एवरीथिंग आज के डेट में काफी ऑर्गेनाइज्ड है। हमें भी आपको भी यही सब सिंपल मैटर को लीगल रूट में लाना है। द नोटिस शैल बी प्लेस साइमल्टेनियसली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, अगर वेबसाइट है तो, अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है, एंड ऑन द वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वो वेबसाइट में दो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताता है, ठीक है।
अच्छा, लेंथ ऑफ सर्विंग द नोटिस 21 क्लियर डेज का मतलब समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशंस गजब का है। ये 21 क्लियर डेज एग्जैक्टली कैसे काम होता है। नोट that the section mentioned that the notice shall be sent 21 clear days before the date of meeting. It is quite obvious to question as to what the term clear days means. ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि सर clear days का मतलब क्या है। 21 clear days means that the date on which notice is served and the date of meeting are excluded for sending the notice. मतलब जिस दिन मीटिंग, मतलब जिस दिन आपको नोटिस दिया जा रहा है और जिस दिन आपके पास नोटिस पहुंच रहा है, आप बात समझ रहे हो। 21 क्लियर डेज का मतलब है द डेट ऑन विच नोटिस इज सर्व, मतलब जिस दिन मानो कि वो डाकिया, क्या बोलते हैं, जो डाकिया डाक लाया, तो मानो कि ये एक डाकिया है, ये आपके कंपनी का नोटिस लेके जा रहा है, आपके कंपनी का नोटिस लेके जा रहा है, और ये आप हो, आप नोटिस पाने के लिए उत्सुक हो, ठीक है। तो डाकिया डाक लाया, तो एग्जैक्टली तो ये जिस दिन सर्व कर रहा है, ये नोटिस सर्व का दिन है, ठीक है। तो ऑन विच नोटिस इज सर्व्ड एंड द डेट ऑफ मीटिंग आर एक्सक्लूडेड, एंड जिस दिन मीटिंग होगा, मीटिंग का तो एक पर्टिकुलर डेट होगा ना, तो वो मीटिंग का डेट, सपोज आज 9 तारीख है, ठीक है, तो आज अगर 9th 10th को 9 अक्टूबर 2020 को अगर नोटिस सर्व किया जा रहा है और मीटिंग होने वाला है, 21 दिन सर्व डेज होना चाहिए, तो मीटिंग का डेट एंड ये सर्विंग का डेट अलग होना चाहिए, मतलब पक्का 23 दिन का टाइम होना चाहिए, है ना, तभी तो होगा। तभी ये दोनों डेट आप छोड़ोगे तो 21 क्लियर डेज होगा फॉर सेंडिंग द नोटिस। ए कंपनी कैन नॉट कर्टेल बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज। इसका मतलब ये 9 अक्टूबर 2020 है, तो मीटिंग का डेट कितना डेट में होना चाहिए, क्या लगता है आपको, बताओ 21 क्लियर डेज कब क्लियर होता है। 9 अक्टूबर से कौन सा डेट में पहुंचने से मेरा मीटिंग 21 क्लियर डेज कंप्लीट करता है, 30 या 31st। इस दिन को छोड़ के करना है, होगा आपको 30 अगर 30th अक्टूबर को अगर मीटिंग हो रहा होगा तो 9th अक्टूबर को आपको एक्सक्लूड करना है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, एंड जिस दिन मीटिंग होगा ये डेट को भी आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 9th अक्टूबर एक्सक्लूड हो जाएगा 21 दिन में से, और 30th अक्टूबर भी एक्सक्लूड हो जाएगा मीटिंग के डेट से। तो 9th अक्टूबर और 30th अक्टूबर, मुझे लगता है 31st होगा, बिकॉज 30 से आप 9 हटाओगे तो 21 जरूर होता है, बट 30th को तो मीटिंग हो रहा है, आप हिसाब करो। 31st अक्टूबर होना चाहिए, थोड़ा हिसाब लगाओ तो, बिकॉज आपको क्लियर डेज करना है, पक्का 21 डेज का पूरा क्लियर है। मीटिंग जिस दिन होगा और जिस दिन नोटिस सर्व होगा, ये दोनों दिन को आपको हटाना पड़ेगा। 31st हो रहा है ना? हाँ सर, 31st हो रहा है। देखो 9 तारीख सर्व कर रहे हो नोटिस, 9 तारीख डाकिया डाक लाया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से आप चलते जाओ अप टू 30 तक। तो 30 से आप 9 को हटाओ तो 21 होता है, सही है, बट इस दिन तो मीटिंग हो रहा है, तो आपका मीटिंग का डेट 31 अक्टूबर को होना चाहिए, क्योंकि ये दिन भी आपको लेस करना है, ये दिन भी आपको लेस करना है, तो आपका क्लियर कट 21 डेज तभी आएगा। क्लियर कट 21 डेज एकदम होना चाहिए, क्लियर कट एकदम क्लियर। सबको क्लियर है क्लियर 21 डेज का मतलब, बताना प्लीज। हाँ सर। ओके, तो ध्यान रखना चाहिए डेट को हिसाब करने के टाइम पे, ये भी आप ही का जिम्मेदारी है। और कंपनी ये 21 डेज को अपने मर्जी से कर्टेल नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं बोल सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप लोगों को मैंने कंपनी लॉ के बेसिक्स में एओए के बारे में बताया सर, एमओए एओए, तो आपको पता है कि एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कंपनी का रूल है। तो कंपनी का जो रूल बुक है, कंपनी अपने रूल बुक में ये 21 डेज को अपने मर्जी से 20 डेज या 17 डेज नहीं कर सकता,
एक एक्सेप्शनल है, मैं आपको बताता हूँ कब 21 डेज को कम किया जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप 21 डेज को अपने मर्जी से कम नहीं कर सकते, ईओएमए चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आप कंपनीज एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकते। ओके, हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग? कौन जनरल मीटिंग का नोटिस पाने के लिए रेडी होगा? इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एज पर सेक्शन 101 सबसेक्शन 3 किसको किसको मिलना चाहिए? मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। कोई भी शेयर होल्डर्स को मीटिंग का नोटिस जरूर मिलेगा, ठीक है। जो भी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया है उसको जरूर कंपनी का नोटिस मिलेगा। डायरेक्टर मतलब वो कंपनी का मेंबर है। डायरेक्टर, नोटिस शुड बी सर्व टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज मेंबर, असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इनको नोटिस भेजना मैंडेटरी है, इनको नोटिस भेजना मैंडेटरी है, ठीक है। तो याद रखना सर, हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ द एजीएम। बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओके, एग्जाम्पल एक केस स्टडीज देखो सर, बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, ध्यान से देखना। केस स्टडीज क्वेश्चन, केस स्टडीज क्वेश्चन में ना आपका दिमाग खुल जाएगा। मिस्टर आबिर फाइल्ड ए कंप्लेंट, ठीक है। मिस्टर आबिर फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी एलिक्सिर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? एलिक्सिर प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग यहाँ पर बजाज फाइनेंस के नाम पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एलिक्सिर सुनो अभी। Mr. Abir filed a complaint against the company Elixir Private Limited since it did not serve the notice to him. इनका कंप्लेन ये है कि उनको नोटिस नहीं मिला for attending the AGM. The company in turn provided the proof that they had sent the notice. कंपनी ये प्रूव कर रहा है कि हमने तो नोटिस शेयर कर दिया है by way of an email to Mr. Abir, inviting him to attend the AGM meeting of the company. Abir alleged that he never received the email. उनका कहना है कि हमको ईमेल मिला ही नहीं। State whether the company is liable as a guilty for contravening the provision of section 101 of the Companies Act 2013. Read with rules. क्या बात आपको समझ में आया? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। आबिर का कहना है कि हमें नोटिस नहीं मिला। आबिर का कहना है कि हमें नोटिस नहीं मिला, बट कंपनी बोल रहा है कि नहीं, वो प्रूफ भी किया है कि उसने ईमेल भेजा है, ठीक है, लेकिन ईमेल आबिर के पास नहीं पहुंचा। तो क्या कंपनी गिल्टी है? तो एज पर रूल 18 सबसेक्शन 3, रूल 18 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी 13 के ऊपर कंपनी रूल आया था उसके बाद 2014 में, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही रूल, जब भी कोई न्यू चेंजेस, लिटिल बिट चेंजेस आता है तो उसको रूल में जगह दिया जाता है। The company's obligation shall be satisfied when it transmits the email and the company shall not be held responsible for a failure in transmissions beyond its control. Because देखो, आप ईमेल करते हो, जीमेल करते हो, जीमेल के थ्रू से करो, हॉटमेल के थ्रू से करो, याहू मेल के थ्रू से करो, डजंट मैटर, बट अगर फेलियर ट्रांसमिशंस में होता है और ये ट्रांसमिशन कंपनी के हाथ में नहीं है तो कंपनी इज नॉट हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। बट हाँ, कंपनी को प्रूव तो करना होगा। जैसे यहाँ पर कंपनी प्रूव कर रहा है ना कि हाँ मैंने भेजा है, तो ऑब्वियसली उनके मेल बॉक्स में तो होगा। सर मेल बॉक्स में एक सेंट ऑप्शन रहता है ना, मेल बॉक्स में एक सेंट ऑप्शन रहता है, और ये सेंट ऑप्शन का डेटा को अगर वो कोई डिलीट भी कर देगा ना तो भी उसको अंदर से लाया जा सकता है। जो लोग मतलब ये सब जानते हैं टेक्नोलॉजी, वो जरूर ला देगा कि भाई हाँ ईमेल सेंड हुआ है। आप लोग देख पा रहे हो ना, वो न्यू केस जो चल रहा है, सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है, उसमें कितना भी आप व्हाट्सएप का मैसेज डिलीट कर दो बट वो सारा का सारा मैसेज निकल रहा है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? ऐसे तो व्हाट्सएप में लिखा रहता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन डेटा है, बट फिर भी अगर जरूरत पड़े तो वो सब डेटा रिकवर हो सकता है, सब डेटा रिकवर हो सकता है। ये तो हम लोग बुद्धू ही होंगे ना कि भाई डेटा है तो सिर्फ आपके कंप्यूटर से डिलीट हो रहा है, बट सर्वर से डिलीट नहीं होता है, सर्वर से डिलीट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। अरे भाई डिलीट कहाँ करोगे? आपको पता है ये जो चारों तरफ हम लोग इतना आवाज कर रहे हैं, ये आप वहां पर आवाज कर रहे हो अपने घर में बैठ के, हम यहाँ पर अपने घर में बैठ के आवाज कर रहे हैं, तो ये साउंड है कि ये साउंड हवा में गुम हो जाते हैं? नहीं सर, ये साउंड तो पूरा यूनिवर्स में गूंजता रहता है, इसको डिलीट करना इम्पॉसिबल है, यू कांट डिलीट दिस। बेसिकली वो वेव के साथ इतना दूर चला जाता है जो हमारे कान में नहीं आता, बट ये साउंड जो है ना
ये गजब का टेक्नोलॉजी है, मुझे इतना डिटेल्स तो नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि कुछ भी दुनिया से डिलीट नहीं होता है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन रियली रिकवर दिस थिंग्स। मुझे ज्यादा साइंस का नॉलेज है नहीं, बट सर मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल मैटर मुझे पता है सर, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। नहीं तो कोई बोलेगा सर आप थोड़ी ना फिजिसिस्ट हो, आपको कैसे पता। सर आप फिजिसिस्ट को पूछो तो आपको बताएगा। एक बार मैंने एक वावा एटॉमिक रिसर्च पावर में एक स्टूडेंट से, एक इंजीनियर से मैंने बात किया था। चलो वो सब बातें फिर कभी करेंगे। तो if the member entitled to receive the notice fails to provide or update relevant email address to the company। अब दूसरा पॉइंट, अगर मेंबर मतलब जो शेयर होल्डर है, अगर जैसे यहाँ पर आबिर जो है वो शेयर होल्डर है, अगर उसी ने कंपनी को अपडेट रेलिवेंट ईमेल एड्रेस नहीं दिया तो ये उसका प्रॉब्लम है। और द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जिसके पास वो डिपॉजिट किया था, एज द केस में बी, द कंपनी शैल नॉट बी इन डिफॉल्ट फॉर नॉट डिलीवरिंग नोटिस वाया ईमेल। आप बात समझ रहे हो? अगर कंपनी अपने ईमेल में शो कर रहा है कि मैंने सेंड किया जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आबिर ने कंपनी के पास डिपॉजिटरी के पास जमा किया था, अगर कंपनी ये दिखाता है तो इसमें कंपनी को कभी भी दोषी नहीं माना जाएगा, एज पर रूल सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। समझ में आ रहा है सर? केस स्टडीज क्लियर है? प्लीज टेल मी, केस स्टडीज क्लियर है कंपनी का? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। चलो इस तरह से आपको 21 क्लियर डेज मेल अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या होता है, अगर क्या केस कोई कर सकता है नहीं कर सकता है, एवरीथिंग सब जानने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट सर, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, ये सबसे जीके का क्वेश्चंस बहुत होता है, मतलब जीके नहीं सारे मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत पूछता है। दीज आर नॉट जीके, दीज आर द कंपनी नॉलेज। Generally, general meetings need to be called by giving at least a notice of 21 clear days। ये तो आपको पता ही है ना? However, a general meeting may be called after giving shorter notice, than that specified in this subsection if consent in writing or by electronic mode is accorded thereto। ठीक है, अगर कंसेंट मिलता है राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर मिले, जैसे कि आप ईमेल शेयर करके बोल रहे हो, व्हाट्सएप में बोल रहे हो, बस इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी अगर मेंबर का कंसेंट मिलता है तो पॉसिबल है कि भाई 21 दिन से पहले नोटिस शेयर किया जा सकता है। आप बात समझ रहे हो? जो डाकिया डाक लाया का कहानी आपके साथ में कर रहा था ना, डाकिया डाक लाया, नोटिस है, मीटिंग, कंपनी का मीटिंग है, हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको शेयर किया, बजाज फाइनेंस को एजीएम करना था और बजाज फाइनेंस ने 21 क्लियर डेज की जगह बजाज फाइनेंस थोड़ा और कम टाइम पे मीटिंग करना चाहता है अपने मेंबर के साथ। जरूरत पड़ ही सकता है, बट इन दैट केस परमिशन चाहिए। किसका? भाई जिनके साथ मीटिंग करोगे उसका परमिशन किसका चाहिए? मीटिंग जिसके साथ होगा उसका ना। और अभी आपको मैंने बताया कि भाई मीटिंग में कौन कौन आ सकता है, अभी एक डेटा मैंने आपके साथ बताया कि नहीं बताया? स्पेशली मेंबर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर या मेंबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं। इन्हीं को लेके तो बिना शेयर होल्डर का, आप एक चीज मुझे बताओ, बिना शेयर होल्डर या मेंबर का ये ऑडिटर क्या करेगा कंपनी में? हाँ, कभी आपने सोचा? आप ऑडिटर बनने जा रहे हो, कोई कॉस्ट ऑडिट बनोगे, ऑडिटर बनोगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर बनोगे, कोई कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटर बनोगे। कभी आपने सोचा कि अगर शेयर होल्डर नहीं रहेगा तो ऑडिटर का क्या काम? अगर शेयर होल्डर नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्टर का क्या काम? अरे भाई ये कंपनी चलाता कौन? सबसे ऊपर कौन? जनता जनार्दन कौन? शेयर होल्डर। इन्हीं के कारण कंपनी चलता है, चाहे वो कंपनी भी इन्वेस्ट करके लॉस में जाए, चाहे वो कंपनी में इन्वेस्ट करके बहुत गेन कर ले। हाँ, हो सकता है ना, कंपनी में इन्वेस्ट करके आप लॉस भी हो सकते हो, आप गेन भी कर सकते हो, बट अगर आप कंपनी के साथ हो तो वही कंपनी का सबसे ऊपर होता है। जैसे आप बजाज फाइनेंस का शेयर देखो, कंपनी काफी अच्छा है, मतलब फाइनेंस में स्पेशली कंज्यूमर लोन में काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है। रिसेंट ट्रेड में भी थोड़ा हाइक हुआ है, मतलब इसके ऊपर डेटा भी चल रहा था। मेरा जो स्टॉक मार्केट ग्रुप का जो लोग एनालिस्ट है उन्होंने भी थोड़ा बताया था कि हाँ बजाज फाइनेंस अप जाएगा। ठीक है सर, वो सब मेन बात नहीं, मैं आपको बस एक दिखाना चाहता हूँ कि अगर किसी ने 5 साल पहले, जस्ट 5 years बैक 2015 के आसपास बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया था, जस्ट इमेजिन क्या शेयर का प्राइस दिख रहा है सर? 500 के आसपास, 500 का एक शेयर का दाम था। आज आप देखो हाईएस्ट तो पहुंचा था सर, अभी थोड़ा कोरोना के कारण मार्केट थोड़ा खराब हुआ था,
आप देख सकते हो यहाँ पर कोरोना के कारण फरवरी देखो, फरवरी के टाइम पे एक शेयर का प्राइस चल रहा था करीब 4,800 के आसपास। आफ्टर दैट ड्यू टू कोरोना एंड सम और कारण के कारण, बहुत सारा रीजन है, स्टॉक मार्केट में बताता हूं मैं, तो यहाँ पर काफी डीप नीचे चला गया था। फिर से मतलब आप देख सकते हो ये कौन सा स्टेज है, जस्ट लुक एट हियर, ये आई होप कि ये आपका मार्च अप्रैल मई में जाके ये शेयर काफी नीचे आ गया था 1895 के आसपास। अगेन कंपनी 3000 में कम बैक कर रहा है। अब ये तो समय बताएगा और बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल बताएगा कि वो फिर से 4800 लेवल में जाएगा कि नहीं जाएगा। बट फिलहाल आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एजीएम में शेयर होल्डर्स लोग ये जो इन्वेस्ट करते हैं या एजीएम में मीटिंग में जो भी डिसीजंस होता है वो बहुत वाइटल होता है मीटिंग। लेकिन अगर कोई 500 इन्वेस्ट किया था तो आज 4800 या 3000 में भी बेचेगा तो कितना मार्जिन होता है, यू कैन कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इजीली। बट इसके ऊपर कंपनी का मीटिंग वगैरह का असर बहुत जोर का होता है। आप ये सब चीजों पे ध्यान रखना एज ए चार्टर्ड कॉस्ट एंड कंपनी सेक्रेटरीज, ये सब आपका जिम्मेदारी होता है। खुद भी समझो, दूसरे को भी समझाओ, खुद भी समझो, दूसरे को भी समझाओ। बट व्हाट इज शॉर्ट ऑन नोटिस सर? बेसिकली सर वही तो ना, शेयर होल्डर या मेंबर से अगर आप परमिशन लेते हो तो इन केस एन एनुअल जनरल मीटिंग बाय नॉट लेस देन 95%, 95%, 95% से कम नहीं होना चाहिए ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट डायरेक्ट। तो अगर 95% कहता है कि भाई हाँ 21 दिन पे कम टाइम में मीटिंग करो, तो बाकी 5% को हम लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। 95% से कम नहीं होना चाहिए। इन द केस ऑफ एनी अदर जनरल मीटिंग by member of the company holding, if the company has a share capital majority in the number of members entitled to vote and who represent not less than 95% of such part of the paid up share capital of the company as gives a right to vote at the meeting। या तो नंबर वाइज होगा, ठीक है, 95% ऑफ द 95% ऑफ द वोटिंग पावर, या फिर शेयर कैपिटल का 95%। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल 1 करोड़ का है तो अगर 95% शेयर होल्डर मतलब जो जिनके पास जिनको मिला के 95% कैपिटल का होल्डिंग होता है, अगर वो लोग भी राजी हो जाता है कि हाँ भाई 21 दिन से पहले मीटिंग करो, तो भी मीटिंग 21 दिन के पहले हो सकता है। ठीक है, 21 क्लियर डेज का नोटिस जरूरी नहीं है। आप लोगों को बात समझ में आया? यस सर। या फिर having the if the company has no share capital not less than 95% of the total voting power exercisable of that meeting। तो बेसिकली 95% इन ईच एंड एवरी केस, वोटिंग पावर में 95% या फिर टोटल कैपिटल का 95%। अगर टोटल कैपिटल का 95% वोट मीटिंग करने के फेवर में जाता है 21 दिन से पहले, तो फिर मीटिंग 21 से पहले हो सकता है, मीटिंग 21 से पहले हो सकता है, प्रोवाइडेड further that where any member of a company is entitled to vote only on some resolutions or resolutions to be moved at a meeting and not on others, those members shall be taken into account for the purpose of this subsection in respect of the former resolutions or resolution and not in respect of the latter। ओके, आगे देखो कंटेंट ऑफ द नोटिस, ये 101 सबसेक्शन 2 में कहता है। नोटिस का कंटेंट जो है वो 101 सबसेक्शन 2 में कहता है। अगर नोटिस में कुछ कहना भूल जाते हो तो वो 101 सबसेक्शन 4 में कहा जाता है। मतलब नोटिस में क्या रहेगा, वैलिड नोटिस, वो कंटेंट क्या रहेगा, ठीक है, ऑथोरिटी कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम क्या होगा, ऑथराइज्ड ऑफिशियली 101 सबसेक्शन 2। एंड अगर नोटिस में कुछ ओमिशंस हो जाता है तो वो 101 सबसेक्शन 4 में कहा जाता है। हेलो सर, कनेक्शन हो रहा है ना सर? अच्छा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए 101 ऑफ दी मतलब ये नोटिस सेंड करने का क्या जिम्मेदारी आता है। कोई कंपनी पब्लिक हो तो उनके लिए तो मैंडेटरी है, आप समझ ही रहे हो कि अगर कंपनी पब्लिक है तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है। मतलब पब्लिक मतलब आप जानते हो ना, पब्लिक मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, यू नो दिस। बट अगर प्राइवेट कंपनी है, Section 101 shall apply unless otherwise specified in respective section of the article of the company, provided otherwise, notification dated 5th June 2015. This exception shall be applicable to a private company which has not committed a default in filing its financial statement under Section 137 or annual return under Section 92 of the Act with the register। अगर किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट ना हो तो उस केस में
प्राइवेट कंपनीज अगर ये ना भी करे तो चलेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में, एनेक्स करने के बारे में 102 में कहा गया कि भाई नोटिस में क्या बात होगा, ये सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताया जाता है। स्पेशल बिजनेस, ठीक है। एक मैंने आपको बताया ना, ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है अड्डा, मैं अभी आपको अड्डा के बारे में बताऊंगा, लेकिन अड्डा में जो नहीं आता वही आता है स्पेशल बिजनेस पे। तो अगर किसी मीटिंग में अड्डा छोड़ के कोई दूसरे मैटर पे डिस्कशंस होगा तो वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बता देना चाहिए, जो सेक्शन 102 में बताया गया है, ठीक है, सेक्शन 102 में बताया गया है। ओके सर, चलो तब से बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस पे, तो क्यों ना मैटर को कर लिया जाए। तो ऑर्डिनरी बिजनेस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मीटिंग में बेसिकली दो तरह का बिजनेस के बारे में बात होता है। कितना तरह का बिजनेस के बारे में? दो तरह का। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, प्लीज ध्यान देना, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस जिसको हमने क्या कहता है, तब से मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से सर, ऑर्डिनरी बिजनेस को अड्डा कहते हैं। एंड और एक होता है स्पेशल बिजनेस, जो अड्डा में नहीं आता वही होता है स्पेशल बिजनेस। अब आपके मन में सवाल आ रहा है सर अड्डा क्यों? सर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, ठीक है। तो ये जो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इसको एनुअल अकाउंट्स कहते हैं ना सर। तो एनुअल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एनुअल अकाउंट्स। तो यही एनुअल अकाउंट्स, ये इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैंने स्टेटमेंट का दूसरा नाम है एनुअल अकाउंट, दैट्स व्हाई वी टेक इट ए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। अगर कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, ठीक है, जो प्रॉफिट का पार्ट कंपनी डिक्लेयर करता है, इतना आप लोग सब समझते हो, अकाउंट्स कर करके आप लोग बहुत कुछ जान चुके हो। तो अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो उसके बारे में भी ऑर्डिनरी बिजनेस में ही डिस्कशंस होगा, दैट्स व्हाई डी। एंड थर्ड है कि अगेन डी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। इसके बारे में मैंने आपको, देखो ये बजाज फाइनेंस का नोटिस में ही इसके बारे में लिखा हुआ है। मजा आ रहा है ना सर? देखो बेसिकली आपको ऐसा नहीं कि किताबी बात पढ़ना पड़ रहा है, आप हर एक चीज का प्रूफ भी ले रहे हो रियल लाइफ बजाज फाइनेंस का एजीएम के नोटिस से। ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको ए के बारे में बताया कि इसका ऑर्डिनरी बिजनेस में 3 मैटर लिखा हुआ है और एक मैटर नहीं है, बिकॉज और एक मैटर का चर्चा नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। टू कंसीडर एंड अडॉप्ट द स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द, आपको वही तो पढ़ाया अभी, देखो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, वही बात है, सेम टू सेम पॉइंट। तो यही बात होगा कि जो भी कंपनी का एनुअल अकाउंट्स के बारे में है वो डिस्कशन होगा ये 2020 का जुलाई 21 का एजीएम में। टू कंफर्म द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10 पर इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2, मतलब अगर फेस वैल्यू 2 के ऊपर पर इक्विटी शेयर में 10 रुपया करके डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, अब जिसके पास जितना शेयर होगा उसके बेसिस में उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और हमेशा इसके ऊपर मेरा एक शेयर मार्केट का क्लास है, डिविडेंड किस तरह से डिक्लेयर होता है और डिविडेंड के पीछे का रीजन क्या होता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो वीडियो आप लोग देखना। उसमें मैंने डिविडेंड के बारे में एकदम डिटेल्स चर्चा किया। जो लोग शेयर मार्केट क्लास करते हो वो लोग फटाक से कनेक्ट कर सकते हो। आई होप कि प्रिया, रोशनी, ज्योति, अगर वो लोग है, या फिर इवन फाउंडेशन से प्रगति भी, काजल भी करता है, तो आई होप उनको भी पता है कि डिविडेंड किस तरह से होता है। प्रिया, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे इसके बारे में काफी चर्चा मैंने इन और लास्ट शेयर मार्केट क्लास में काफी डिस्कशंस किया। ओके, तो थर्ड पॉइंट में देख सकते हो आप, टू अपॉइंट ए डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मधुर कुमार, यही मैं बात करना चाह रहा था। टू अपॉइंट ए डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मधुर कुमार रामकृष्ण जी बजाज, who retires by rotation in terms of section 52 subsection 6, मतलब डायरेक्टर के रिटायर में जगह में कोई और डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो कोई नया को रिटायरमेंट की जगह में रीअपॉइंट किया जाएगा, तो वो भी अड्डा में बोला जाता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज
A, second one is D, again D, and appointment and fixation of the remuneration of the auditor. ठीक है, A again A, तो A D D A। समझ में आ रहा है क्यों मैं तब से ऑर्डिनरी बिजनेस को अड्डा बोले जा रहा हूं? कुछ समझ में आया सर आप लोगों को कि तब से मैं बोले जा रहा हूं कि एजीएम में अड्डा का डिस्कशन हमेशा एजीएम में ही होता है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब जैसा जरूरी नहीं कि अड्डा का डिस्कशन एजीएम में होता है मतलब एजीएम में हमेशा ऑर्डिनरी बिजनेस ही डिस्कशन होगा। दैट डजंट मीन दैट। एजीएम में बहुत कुछ डिस्कशन हो सकता है पर ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो सिर्फ एजीएम में ही डिस्कशन होता है। कुछ समझ में आया? ऑर्डिनरी बिजनेस इज ओनली ट्रांजैक्ट इन एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में ही ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्कशंस किया जाता है बट एजीएम में बाकी बिजनेस का भी डिस्कशन हो सकता है। और बाकी बिजनेस मतलब ऑब्वियसली आप समझ गए, बहुत स्मार्ट हो आप लोग सब, आप लोग समझ गए सर स्पेशल बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं। स्पेशल बिजनेस का मतलब अड्डा में जो नहीं है वही स्पेशल बिजनेस, एक्सेप्ट अड्डा एनीथिंग। कुछ समझ में आया? मतलब अगर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पूछा जा रहा है कि भाई ये स्पेशल बिजनेस है या ऑर्डिनरी बिजनेस है, हाउ टू फाइंड, बस आपको ये 4 पॉइंट पे ध्यान देना है। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टर एंड ऑडिटर के थ्रू से डिस्कशंस करना, डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। ओके, प्लीज ध्यान दीजिएगा, रिटायरिंग के बदले में अगर कोई डायरेक्टर को आप एंट्री ले रहे हो तो उसके बारे में बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक से किसी ऑडिटर को फायर कर रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन से, वो नहीं, बीच में किसी ऑडिटर को हटा रहे हो तो वो स्पेशल बिजनेस है। लेकिन रिटायरिंग की जगह किसी को ला रहे हो तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। क्या ये बात मेरा समझ में आया आपको? रिटायरिंग की जगह जब किसी ऑडिटर को आप डायरेक्टर को ला रहे हो तो दिस इज योर ऑर्डिनरी बिजनेस। बट अगर कोई डायरेक्टर है और बीच में से आप उनको डायरेक्टर पद से हटा रहे हो तो दिस इज नॉट दी नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस। जैसे मैं आपको बता सकता हूं एग्जाम्पल रियल लाइफ में, चंदा कोचर जी को ले सकते हैं। चंदा कोचर ये आईसीआईसीआई का चीफ एग्जीक्यूटिव थे सर, मतलब डायरेक्टर थे, आईसीआईसीआई का डायरेक्टर थे, लेकिन इनको अचानक से हटाया गया ड्यू टू सम, इनका जो हस्बैंड है इनके साथ इनका कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब इनके हस्बैंड को इन्होंने कुछ बेनिफिट दे दिया था। ठीक है, इनके हस्बैंड को कुछ बेनिफिट दे दिया था आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू से। वीडियोकॉन का एक बहुत बड़ा स्कैम भी बोल सकते हो, ये वीडियोकॉन का अभी भी प्रूफ चल रहा है। तो ये देखो यहाँ पर बताया गया, देखो चंदा कोचर इज द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। क्या आपको दिख रहा है? However, on 4th October 2018, she stepped down from her positions following allegations of corruptions. Amid investigation related to Videocon bad loans, she was forced by the board of ICICI Bank to take indefinite leave. कुछ देखा आपने सर? थोड़ा खोज रखोगे तो आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा और ईच एंड एवरी पॉइंट आप अपने लाइफ के साथ, पढ़ाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यही तो खूबी है सर एजुकेशन का। एजुकेशन आपको अगर रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कराता है ना तो सच में मजा आता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि अगर पॉइंट पे आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो क्या आपको वो चीज मजा देता है? मुझे एक चीज बताना प्लीज। तो अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग का केस हो तो वो ऑर्डिनरी है, जैसे कि ये बजाज फाइनेंस के केस में हुआ है। बट आईसीआईसीआई केस में जो डायरेक्टर को हटाया गया है या फिर उसको फोर्सफुली जाना पड़ा, एक तरह का आप समझ ही पा रहे हो कि पूरा का पूरा एकदम शेयर होल्डिंग पोजीशन से उसका ऊपर फोर्स हुआ है, तो क्या वो ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस? चंदा कोचर का स्टेप डाउन करना और उनके जगह में आईसीआईसीआई का न्यू डायरेक्टर का आना, क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है या स्पेशल बिजनेस का पार्ट है? ऑब्वियसली स्पेशल बिजनेस का पार्ट है। आईसीआईसीआई बैंक का करंट सीईओ या डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है संदीप बख्शी। ठीक है, तो उनको हटा के जब संदीप बख्शी को लाया गया तो ऑब्वियसली एक स्पेशल मैटर है ये, बिकॉज उनको फोर्सफुली जाना पड़ा, कोई रिटायरिंग पर्सन की जगह नहीं आया। ठीक है, तो अगर रिटायरिंग पर्सन की जगह कोई आ रहा है तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस है।
बट अगर फोर्सफुल्ली किसी दूसरा कारण से किसी को जाना पड़ रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपके सामने चंदा कोचर जी का लाया, ठीक है, तो ये केस ऑब्वियसली स्पेशल बिजनेस है। एंड सेम टू सेम ऑडिटर का केस में भी हो सकता है। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ हिज रेम्युनरेशन है तो अड्डा में है, बट अगर किसी ऑडिटर को बीच में से ही हटाया जा रहा है तो वो भी स्पेशल बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑडिटर का टर्म खत्म होने से पहले, ऑडिटर का टर्म खत्म होने से पहले अगर आप ऑडिटर को निकाल रहे हो या फिर ऑडिटर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हो तो वो स्पेशल बिजनेस का डिस्कशन होगा। अड्डा ऑलवेज फिक्स्ड है, अड्डा इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर है पॉइंट? हेलो सर, पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो बेसिकली यही सब बात बाद में लाइन में लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा जो मैंने बेसिकली कहा। देखो ऑडिटर का टाइमिंग क्या है ये भी आप देख लो। एक है ऑडिटर का टाइमिंग, ये दोनों पॉइंट थोड़ा वाइटल है। मतलब ऑडिटर के केस में ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है कि भाई एक ऑडिटर को कितना दिन से आप रख सकते हो। रेटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिट किसको करना पड़ता है ये भी मैं आपको पहले बता दूं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस का अगर वो कोई कंपनी है तो ऑडिट मस्ट है। ठीक है, इफ यू रन ए कंपनी, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, कंपनी का ऑडिट मस्ट है, तो उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट करना ही पड़ता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। ठीक है, जो सीए को करना ही पड़ता है, मस्ट है, हर एक कंपनी को फाइनेंशियल ऑडिट करना ही पड़ेगा। बट अगर आपका कंपनी नहीं है बट कोई नॉन कंपनी है, लाइक पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, ठीक है, इनके केस में ये मैं नॉर्मली ऑडिट में बताता हूँ और यहाँ पर भी आपको जानना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर, ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 100 लाख है, टर्नओवर 100 लाख मतलब समझते हो ना, 1 करोड़। इफ टर्नओवर इज 1 करोड़ एंड अबव तो ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट मस्ट है, तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर रखना पड़ेगा। मतलब कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जॉब वाला चार्टर्ड नहीं चलेगा या फिर कोई टीचिंग करने वाला चार्टर्ड नहीं चलेगा। आपको कोई प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस का लाइसेंस इंस्टीट्यूट से लेता है, वही सिर्फ कर सकता है। ठीक है, आप बात समझ रहे हो ना, तो वही स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है। तो इस तरह से ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट तभी कर सकता है जब किसी कंपनी का 100 लाख होता है तो कंपनी को रखना पड़ता है। ऑडिटर जाके पूछेगा नहीं कि भाई आपका कंपनी 100 लाख का है, कंपनी को रखना पड़ता है और इसके ऊपर विजिलेंस देखता है जो ऑडिट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, विजिलेंस ऑफिसर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सब देखता है कि भाई टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, तुम ऑडिट नहीं कर रहे हो, ऑडिट का रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो ये सब देखना पड़ता है। और अगर कोई प्रोफेशनल है, लाइक कोई फार्म है, मतलब कोई प्रोफेशन का है, लाइक लॉ फार्म, सीए फार्म, इंजीनियरिंग फार्म, इनके केस में अगर एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट, इनके केस में बोला जाता है ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख का होता है एनुअली, ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख का होता है तो इनके केस में भी स्टैट्यूटरी ऑडिट मस्ट है। ठीक है, तो ये था स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में कुछ बात जो मुझे आपको बताना चाहिए था। अभी आपको मैं 2 पॉइंट जरूर बताऊंगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। As per the above provisions, companies are required to ratify the appointment of statutory auditor who are appointed in the last AGM for a period of 5 years. मतलब एक लास्ट AGM से 5 साल तक आप दूसरा ऑडिटर को रख सकते हो। Therefore, an ordinary resolution is to be passed for ratification to continue as a statutory auditor of the company. ठीक है, तो 5 साल तक होता है, तो उसके लिए सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि भाई यहाँ 5 साल तक इसको मैं रखूंगा। एंड द रैटिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एट एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम, मतलब हर एजीएम में आपको रैटिफिकेशन करना है। रैटिफिकेशन मतलब वही, मतलब उसी को बता के आपको बताना कि भाई हाँ इसको मैंने कंफर्म किया। रैटिफिकेशन का मतलब होता है कंफर्म करना। इज नाइदर अपॉइंटेड नॉर रीअपॉइंटेड सिंस द अपॉइंटमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द फर्स्ट एजीएम फॉर द नेक्स्ट 5 years, देयरफॉर द रैटिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूएशन विल बी ऑर्डिनरी बिजनेस। मतलब वो स्टार्टिंग से है और एकदम एंड तक रहेगा तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एकदम फर्स्ट एजीएम में कह दिया था तो उसको बार बार रीअपॉइंट करने का भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपने पहले नहीं बताया था तो उसके बाद आप हर साल न्यू करके बताते तो हर साल आपको रेटिफाई करना पड़ेगा और उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हिसाब से कंपनी में रखना पड़ेगा।
वो 5 साल तक रह सकता है, 5 साल तक रह सकता है। तो ये था ऑडिट, मतलब ऑडिटर के बारे में, मीटिंग के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, ये प्लीज इस पॉइंट्स पे ध्यान रखना, बिकॉज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड एज वेल एज फॉर द ब्रॉड क्वेश्चंस। कोरम, कोरम मतलब सर मीटिंग करने के लिए ना कोरम का जरूरत होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कोरम फॉर मीटिंग क्या होता है जानते हो? 100 सेक्शन 103 9 पॉइंट में बोला गया, 9 एक नोट है, ठीक है। मतलब ये आईएफएससी जरूरी नहीं है इतना ज्यादा, फाइनेंशियल पब्लिक कंपनीज जो होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है, छोड़ो इसको। Quorum for meeting. The said section of the Companies Act 2013 states that unless the article of the company provide for a large number of quorum for the meeting shall be as follows. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कोरम क्या होता है। कोरम नहीं सर, कोरम, ओके, नॉट एन, इट्स एम, कोरम। कोरम मतलब जैसे मैं आप लोगों के साथ रोज क्लास करने के लिए बैठता ना सर, तो हमारे लिए कोरम कितना मिनिमम चाहिए जानते हो आप मेरा क्लास लेने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? अगर एक क्लास में 10 जन हैं या 5 जन हैं, तो कितना स्टूडेंट्स होने से मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा या मैम क्लास कंटिन्यू करेगा? मिनिमम कितना जन होना चाहिए? वन स्टूडेंट इज एनफ। सीरियसली ना, एक स्टूडेंट भी तो स्टूडेंट है। बाकी लोग अगर सीरियस नहीं है और अगर वो क्लास ज्वाइन नहीं करता है तो क्या क्लास नहीं चलेगा? अगर 9 स्टूडेंट्स इज नॉट सीरियस, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, इफ 9 स्टूडेंट्स इज नॉट सीरियस एंड 1 स्टूडेंट इज वेरी सीरियस, तो क्या मैं या मैम एक को लेके क्लास नहीं करूंगा? और हम लोग करते भी हैं, यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि हमारे लिए मिनिमम कोरम कितना चाहिए? चाहे 10 स्टूडेंट्स पढ़े या 20 स्टूडेंट्स रहे बैच में, एक होना जरूरी है। 1 स्टूडेंट्स इन 1 बैच इंपॉर्टेंट है हमारा क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली एक कंपनी भी जब अपना एजीएम ऑर्गेनाइज करता है तो उसके लिए कोरम कितना चाहिए? प्लीज याद रखना, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग डेटा काम करता है। मतलब कितना जन आने से आप बोलोगे कि हाँ मीटिंग चलेगा? आपको बात समझ में आया? कोरम क्या है समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, बेसिकली द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, कितना लोग पर्सनली मीटिंग के लिए प्रेजेंट है, उसी को कहा जाता है कोरम। इन सिंपल आप इतना समझ के चलो। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या होगा और प्राइवेट के है तो क्या होगा? तो देखो, अगर प्राइवेट का पब्लिक है, ये इंपॉर्टेंट है सर। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट मोर देन 1000, अगर कंपनी का मेंबर 1000 से कम है, ठीक है, नॉट मोर देन 1000, कोरम शैल बी 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। आप समझ पा रहे हो? मेंबर अगर 1000 से कम है तो अगर 5 मेंबर भी पर्सनली प्रेजेंट होता है, मतलब कोई प्रॉक्सी नहीं भेजा है, ऐसे प्रॉक्सी भेजा जा सकता है बट प्रॉक्सी कांट वोट। मैं आपको बताता हूं आगे प्रॉक्सी क्या होता है। बट पर्सनली प्रेजेंट इसीलिए कहा जा रहा है बिकॉज आप आपके बिहाफ में किसी और को नहीं भेज सकते। आप कंपनी का शेयर होल्डर हो, आप कंपनी का मेंबर हो, तो अगर 5 जन भी, जैसे ये बजाज फाइनेंस का केस में, बजाज फाइनेंस के केस में अगर बजाज फाइनेंस, मान के चलते यहाँ पर हमें एग्जैक्टली डेटा नहीं पता कि भाई बजाज फाइनेंस का कितना मेंबर है, बट से फॉर एग्जांपल कि अगर बजाज फाइनेंस का मेंबर लेस देन 1000 है, तो अगर 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है तो मीटिंग होगा। दैट मीन्स 5 मेंबर इज इक्वल्स टू क्या है सर? कोरम। 5 मेंबर इक्वल्स टू कोरम व्हेन मेंबर इज लेस देन 1000। क्या पॉइंट क्लियर है आपको? बताना प्लीज। कोरम का मतलब क्लियर है? मतलब यहाँ पर कोरम कितना है? 5। कोरम है 5। 1000 से कम मेंबर है, 5 मेंबर है तो प्रेजेंटली पर्सनली प्रेजेंट, हाँ, तो बोला जाएगा कि भाई कोरम प्रेजेंट है, मीटिंग करो, मीटिंग चालू करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर 1000 से ज्यादा 5000 तक का है,
तो क्या खेल है? अगर मेंबर 5000 तक का है, 1000 से ज्यादा पर 5000 तक है, तो 15 मेंबर अगर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा तो भी मीटिंग होगा। इसका मतलब 15 मेंबर है कोरम। इसके केस में 15, इसके केस में 5। एंड इफ द नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड 5000 से ज्यादा मेंबर है कंपनी का, देन 30 मेंबर अगर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा तो कोरम प्रेजेंट है, तो मीटिंग होगा। बात समझ में आया? प्राइवेट कंपनी के केस में अगर 2 जन पर्सनली प्रेजेंट है तो मीटिंग होगा। आपको पता है ना कि प्राइवेट कंपनी का मेंबर मिनिमम कितना है? मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में? 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। तो इसका मिनिमम कोरम कितना चाहिए मीटिंग करने के लिए? प्राइवेट कंपनी को अगर अपना मीटिंग को कैरी ऑन करना है तो कितना कंपनी में मीटिंग के लिए चाहिए? 2 जन अगर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा, 2 मेंबर, मीटिंग होगा। दैट मीन्स कोरम है, कोरम आया है, मीटिंग करो। समझ में आ रहा है? कोरम क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। अब पॉइंट आता है कि अगर कोरम नहीं आता तो क्या होगा? हो सकता है ना 5 जन भी नहीं आया, हो सकता है फॉर सम रीजन, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न मतलब फिर से होगा, ठीक है? एडजर्न मतलब फिर से होगा। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, मतलब मीटिंग करने का जो टाइम है, जैसे मेरा क्लास का टाइम है 7 PM या 7:15, अगर हाफ एन आवर के अंदर 5 जन भी नहीं आता है या 1 जन भी नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा? मीटिंग एडजर्न कर दूंगा। So exactly, if the quorum is not present within half an hour from the time appointed for the holding the meeting of the company, अगर मीटिंग 7 बजे है और up to 7:30 जिनका 5 मेंबर चाहिए वो 5 नहीं आया, जिनका 15 मेंबर चाहिए वो 15 नहीं आया, जिनका 30 मेंबर चाहिए वो 30 नहीं आया। इन केस ऑफ प्राइवेट जिनको 2 मेंबर चाहिए अगर 2 नहीं आया तो मीटिंग एडजर्न होगा। एडजर्न मतलब समझाता हूं, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे। सेम डे मतलब अगर मंडे का मीटिंग है तो अगेन मंडे को होगा इन द नेक्स्ट वीक। सेम डे में होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सेम डे पे होगा बट नेक्स्ट वीक में होगा, बट टाइम सेम रहेगा। एट दी सेम टाइम, जगह भी सेम रहेगा, और सच अदर डेट एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन। डेट नॉर्मली अगर कुछ ना बोला जाए तो मान लिया जाएगा कि भाई सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस। बट हाँ, इफ पॉसिबल अगर बोर्ड डिसाइड करता है कि अगर कोई दूसरा डेट होगा, दूसरा टाइम होगा या दूसरा प्लेस होगा तो वो भी हो सकता है। The meeting if called by requisitionist under section 100 shall stand cancelled। मतलब सपोज मानो फर्स्ट मीटिंग था, कोरम आना था, कोरम नहीं आया, जो लोग आया था अगर मानो 5 जन नहीं 4 जन आया था, मतलब 1000 से कम मेंबर वाला केस में। आप बात समझ रहे हो ना? जैसे मानो कि मान के चल रहा हूं मैं, ऐसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस का 1000 से कम मेंबर है, लेस देन 1000, तो कोरम कितना चाहिए? लेस देन 1000 मेंबर है तो कोरम कितना चाहिए? 5 चाहिए। बट एक्चुअली आया 4 जन पर्सनली। अब क्वेश्चन क्या है? अगर 4 पर्सनली प्रेजेंट है कंपनी में, 4 जन पर्सनली प्रेजेंट है कंपनी में, तो कोरम तो नहीं आया है। तो अगर कोरम नहीं आया है तो मीटिंग का क्या होगा? अगर मानो कि 4 जन में से मीटिंग नहीं होगा, लेकिन अगर ये लोग अगर रिक्वेस्ट करता है, रिक्विजिशनिस्ट मतलब इनको लगता है कि नहीं मीटिंग कैसे भी करके करा दो, जिससे आप लोग कभी कभी बोलते हो ना सर कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप हमें करा दो, आप हमें करा दो। तो एग्जैक्टली आप लोग रिक्वेस्ट किए हो तो रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है? तो 4 जन ने रिक्विजिशन किया, रिक्विजिशन जमा किया बजाज फाइनेंस का बोर्ड को कि मीटिंग करा दो और जो भी इंपॉर्टेंट है डिक्लेयर कर दो। नहीं हो सकता, फर्स्ट एजीएम कैंसिल होगा तो रिक्वेस्ट करके मीटिंग हेल्ड होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही बोला है कि अगर रिक्विजिशनिस्ट करता है तो इस केस में कैंसिल होगा, लेकिन हर केस में नहीं।
लेकिन हर केस में नहीं। एकदम सिंपल सिंपल कॉमन सेंस से जवाब क्रिएट हो सकता है, कॉमन सेंस से। हो ही सकता है किसी कारण से अचानक से बंद पड़ गया हो, कहीं पर कोई लॉग आउट हो गया, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, एनीथिंग, वायरस फैल गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। देखो, the meeting if called requisition is under section 100 shall stand cancel provided that in case of an urgent meeting लेकिन अगर मानो urgent meeting or of a change of day, time or place of meeting under clause A, the company shall give not less than 3 days notice to the members either individually or by publishing an advertisement in the newspaper, one English and one in vernacular language. वर्नाकुलर मतलब अगर बंगाली रीजन है तो बंगाली का एक पेपर में जो मेन पेपर है, जैसे बंगाल में सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग बंगाली पेपर है, कोई किसी को पता है बंगाल में सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग पेपर क्या है? एनीवन हैव एनी आइडिया? बंगाल का सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग पेपर क्या है? आनंद बाजार। थैंक यू, आनंद बाजार पत्रिका, ठीक है, ये बंगाल का सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग पेपर है। सेकंड में आई थिंक वर्तमान आता है एंड थर्ड में आता है ए समय, अभी आजकल चल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का ही बंगाली वर्जन। अगर इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश का सबसे फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग, फेमस इन द सेंस क्वांटिटी, सबसे ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा सर्कुलेट होता है इंडिया में? एनी आइडिया? टेलीग्राफ। नहीं टेलीग्राफ सर, सर, नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा इंग्लिश सर्कुलेटिंग पेपर है, ठीक है। टेलीग्राफ उतना ज्यादा नहीं होता। टेलीग्राफ एक्चुअली आनंद बाजार ग्रुप का ही इंग्लिश वर्जन है। बंगाल एंड आसपास का कुछ स्टेट्स में चलता है, हर जगह में उतना चलता भी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद सबसे फेमस अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर है दैट इज हिंदुस्तान टाइम्स। टेलीग्राफ इज ऑल्सो फेमस बट ऑब्वियसली बाद में आता है, ठीक है। बट ठीक है, मुझे पता है कि बंगाली पीपल्स आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ टेलीग्राफ इन इंग्लिश केस, ठीक है, आई नो इट। बट जो मैं डेटा से ही बता रहा हूँ आपको, आप खुद भी फाइंड आउट करके पता कर सकते हो, मे भी कुछ अपडेशन हुआ है। बट आपको मेन रीजन मुझे यहाँ पर मेन ये बताना नहीं था, मेन रीजन था कि अगर अर्जेंट मीटिंग आप बुला रहे हो, मीटिंग अर्जेंट हो चुका है, तो क्या इसका नोटिस आप 21 दिन का दोगे? अर्जेंट मीटिंग का नोटिस 21 दिन का होगा क्या? नहीं सर, द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 डेज, 3 दिन से कम नहीं, 3 दिन का देना पड़ेगा टू द मेंबर्स आइदर इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। एक स्पेशल मतलब फेमस न्यूज़ इंग्लिश पेपर में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, व्हिच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है और कोलकाता में अगर टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा लोग टेलीग्राफ पढ़ता है तो आपको टेलीग्राफ में देना चाहिए, सिंपल है लॉजिक, ठीक है। अदरवाइज अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्कुलेशन ज्यादा है तो भी चलेगा, बिकॉज वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है। और बिजनेस न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक टाइम्स सबसे ज्यादा बिकता है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स आफ्टर दैट। ओके, अब पॉइंट ये कि अगर मानो कि मीटिंग एडजर्न हो गया और एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आया तो क्या होगा? पर कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन द एडजर्न मीटिंग, मतलब मीटिंग एडजर्न हो गया है, ठीक है। 3 दिन के नोटिस में कोरम फिर से मीटिंग आ गया, डेट आ गया। अब एडजर्न मीटिंग 3 दिन के नोटिस में लेकिन सेम टू सेम कंडीशंस पे हो गया, ऑल्सो विद इन हाफ एन आवर दैट मेंबर प्रेजेंट सेल्फ फ्रॉम द कोरम, मतलब अगर हाफ एन आवर के अंदर फिर से कोरम नहीं आया तो क्या होगा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 103 टू प्राइवेट कंपनीज। सेक्शन 103, अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया, अगर मानो कि अर्जेंट मीटिंग में कोरम नहीं आया और विद इन हाफ एन आवर जो भी मेंबर प्रेजेंट रहेगा वही कोरम माना जाएगा। सॉरी मैं स्किप कर रहा था बाई चांस, कि अगर 1000 का था, जैसे कि मानो आपको मैं बजाज फाइनेंस से बता रहा था, बजाज फाइनेंस का मैंने आपको बोला था कि मिनिमम लेस देन 1000 मेंबर है, तो इसके लिए कोरम कितना चाहिए था? 5। बट अब बजाज फाइनेंस जिस दिन, जैसे कि इसका मीटिंग का डेट क्या था? 21 जुलाई, ठीक है। बट मानो कि किसी रीजन से ये एडजर्न हो गया, ठीक है। अब एडजर्न मीटिंग में 5 जन आना था, 5 जन भी नहीं आया। अब एडजर्न मीटिंग में
3 जन आया है तो 3 इक्वल्स टू कोरम। समझ में आया सर? एडजन मीटिंग में मतलब जैसे सिंपल है, आप लोगों का क्लास था, क्लास में एक जन भी नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में एडजन किया, सॉरी 2 जन आया था, मैंने सोचा 2 जन को क्या पढ़ाना है, नेक्स्ट क्लास में 2 जन भी नहीं आया, 1 जन आया, तो मैं एक को ही स्टूडेंट्स मानूंगा और उसी के साथ पूरा क्लास कंटिन्यू करूंगा। एग्जैक्टली अगर एडजन एजीएम में अगेन कोरम नहीं आता है, ठीक है, तो जितना लोग होगा, मतलब कोरम तो 5 होना चाहिए, बट अगर 3 जन आया है तो 3 इक्वल्स टू कोरम माना जाएगा और मीटिंग को प्रोसीड किया जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। ओके। तब ये जो 103 में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज कोरम पे, प्राइवेट कंपनीज के लिए कुछ स्पेशल बातें करता है क्या? सेक्शन 103 shall apply to a private company unless otherwise specified in respective sections or the article of the company provided. प्राइवेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वो तो प्राइवेट लेवल पे हैंडल होता है ना। पब्लिक कंपनी हो, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी हो तो आपके लिए मैटर बहुत वाइटल हो जाता है, एंड ऑल्सो अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो उसके लिए भी सेम टू सेम। चलो एक एग्जांपल या केस स्टडीज देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है आपको। There are 54 members of Dicey Limited. Dicey Private Limited में 54 members है। ये डाइस क्या पता नहीं, डाइसे हो या डाइस। The company held its annual general meeting. Dice Private Limited. The company held its annual general meeting on 1st of July 2019 at 2 p.m. and 28 members were present till 2:45 p.m. The chairman of the meeting proceeded the initial of the meeting and passed the resolution as discussed in the meeting. Comment whether the meeting took place as per the provision of the Companies Act. क्या ये Companies Act के provisions के अनुसार हुआ? 54 मेंबर प्रेजेंट था, 54 मेंबर था, 28 मेंबर प्रेजेंट था, तो क्या सही हुआ है? मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशंस भी ले लिया गया, मीटिंग का डिस्कशंस भी हो गया, तो क्या ये सब एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन वाइज हुआ है या फिर मीटिंग कैंसिल किया जाएगा? ध्यान से देखना, 2 PM को मीटिंग था, 1 जुलाई 2019 2 PM को मीटिंग था, बट प्रेजेंट हुआ था सर 2:45 PM में। 2 बजे मीटिंग था पर मीटिंग में प्रेजेंट हुआ था 2:45 में। हाफ एन आवर का जो टाइम गैप था वो ब्रीच हुआ है सर। 54 मेंबर्स का कंपनी है, 28 मेंबर्स प्रेजेंट था, 2 PM का मीटिंग था, 2:40 PM में प्रेजेंट है, तो क्या मीटिंग, और लेकिन मीटिंग हुआ एवं रेजोल्यूशंस भी पास हुआ, और पूछा जा रहा है क्या प्रोविजन सब कुछ एज पर कंपनीज एक्ट हुआ है? यस सर। क्यों सर? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। Yes, sir. Very good, sir. Very, very good. As per the provision of Section 103 of the Companies Act, the quorum for a private limited company shall be 2 members personally present. Thus, the quorum for the AGM meeting of the Dice Limited was complied with the company is not in contravention with the any of the provision of the Companies Act 2013. कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, एकदम एप्लीकेबल है, नो इशू इज देयर बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी है। सारा का सारा खेल पब्लिक के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस के टाइम पे कि भाई क्या खेल चल रहा है। ओके 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 अबे लिमिटेड, एबी लिमिटेड या अबे लिमिटेड, जो आपको ठीक लगे, ऐसे अबे साउंड नॉट गुड, एबी लिमिटेड। ओके, एबी लिमिटेड has 2300 members and the AGM meeting of the company is to be held on 23rd February 2019 at 10:30 AM. On the day of the meeting, 18 members were personally present by 11 AM and the chairman proceeded to initiate the chronicles of the meeting. There was 5 special business to be discussed and the said meeting, and by 2:30 PM agenda 1 to 3 had been discussed and appropriate resolution were passed. However, due to some emergency, 4 of the members had to leave around 3 PM. ठीक है,
मतलब 1 to 3 PM के बीच में कुछ स्पेशल अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशंस लेना था, बट 3 PM में 4 मेंबर चला गया. The chairman granted them the permission and proceeded to discuss agenda 4 and 5. 1 and 2 का जो 1 से लेके 3 का जो एजेंडा था ये स्किप करने के लिए बोला एंड 4 and 5 एजेंडा के बारे में हेलो सर, सुनाई दे रहा है ना? यस सर. यस. ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक्चुअली बीच में साउंड चला गया था. क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने देखा? ना सर, 3 PM of the Gujarat. ओके, उसके बाद साउंड नहीं था ना? यस सर. नो सर. ठीक है, तो 3 PM में क्या हुआ कि 4 मेंबर निकल गया था. ठीक है, तो देयर वाज 5 स्पेशल बिजनेस, 5 स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना था एट द सेड मीटिंग एंड बाय 2:30 PM. एजेंडा 1 to 3 हैड बीन डिस्कस्ड एंड अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन आर पास्ड. ठीक है, 1 से लेके 3 तक का डिस्कशन हो गया. हाउएवर ड्यू टू सम इमरजेंसी 4 of the members had left around 3 PM. The chairman granted them to permission and proceeded to discuss agenda 4 and 5 के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल दिया. 5 होना था, 5 में से 5 स्पेशल बिजनेस था. 1 से लेके 3 हो गया, 2:30 में चालू होना था और 3 बजे के आसपास 4 मेंबर चला गया. उसके बाद जो बाकी 4 and 5 डिस्कशंस था वो उसके बाद एज पर डायरेक्टर के मतलब चेयरमैन के हिसाब से वो प्रोसीड हुआ एंड ऑटोमेटिकली बाकी रिमेनिंग मेंबर्स भी राजी हुआ और जो भी कमेंट करना था, रेजोल्यूशन पास होना था, वो सब हो गया. तो आपको पूछ रहा है क्या ये जो बाकी लोग चला गया था और उसके बाद प्रोसीडिंग्स हुआ, इवन रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या ये 103 कंपनीज एक्ट के हिसाब से एकदम प्रॉपर हुआ है? सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि क्या कोरम प्रेजेंट था. सबसे पहले आपको देखना ही चाहिए क्या कोरम प्रेजेंट था. In the above case, while the appropriate quorum was present at the time when the meeting started as per section 103 of the Companies Act, the quorum was not present at the time of deciding agenda 4 and 5. एक चीज ध्यान से देखो, 2300 मेंबर के लिए कितना quorum पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए? 2300 मेंबर्स के लिए कितना quorum प्रेजेंट होना चाहिए? 15. 15. 1000 से लेके 5000 का केस है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए. तो इन आवर दिस केस पहले कितना मेंबर प्रेजेंट था स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग में? 18 मेंबर्स. 18 मेंबर्स प्रेजेंट था. तो अब ध्यान से पॉइंट को देखो. While the appropriate quorum was present at the time when the meeting started, as per section 103 of the Companies Act 2013, the quorum was not present at the time of deciding agenda 4 and 5. Agenda 4-5 के टाइम पे quorum नहीं था. It has been held that where at the time of transacting business, the number of member is less than the quorum fixed for the meeting, the business cannot be transacted and shall be a nullity. मतलब 4 और 5 में जो डिसीजंस हो गया ये लेना अच्छा बात नहीं हुआ क्योंकि आपने परमिशन भी दिया जाने को. ठीक है, तो उनके जाने के बाद आप ऐसा परमिशन नहीं ले सकते. तो इसलिए कहता है कि स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जब 4 and 5 का बात आया तब आप उसमें क्या कर दिया, डिसीजंस ले लिए जब उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं था. तो जो भी डिसीजंस आपने लिया ये नलिटी बोला जाएगा. इसको नलिटी बोला जाएगा, मतलब इसको फिर से बताना पड़ेगा आपको. ठीक है, लेस देन द कोरम फिक्स्ड फॉर द मीटिंग द बिजनेस कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड एंड शैल बी ए नलिटी. ठीक है, तो इस तरह का केस स्टडीज से आपको कंपनीज लॉ
काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और मीटिंग भी आपको बड़ा मजेदार लगेगा। ओके, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग में अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग क्या काम करता है, ध्यान से सुनना। ये सेक्शन 104 का पॉइंट है, ठीक है, सेक्शन 104 का पॉइंट है। मैं स्टार्ट करता हूं। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय मेंबर्स, सेक्शन 104 ऑफ द कंपनी एक्ट सेक्शन 13 seeks to provide that unless the article of association of the company otherwise provide, the members personally present shall elect among themselves to be the chairman by show of hands। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली चेयरमैन जो मीटिंग में लिया जाता है, इसके लेने के पीछे कुछ तरीका होता है। ये वोट करके होता है। ओके, एक काम करते हैं, मे बी आज ज़्यादा हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये 104 वाला सेक्शन से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट था। आई होप आपने कोरम वगैरह सीख लिया। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चेयरमैन और बाकी मीटिंग का जो बाकी पोर्शन रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया मीटिंग क्या होता है, रेजोल्यूशंस ऑफ द मीटिंग क्या होता है, अड्डा क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, मीटिंग कोरम क्या होता है, कोरम का क्या है स्पेशल केस स्टडीज के साथ। क्या आप सबको समझ में आया ना? अभी भी मीटिंग खत्म नहीं हुआ স্যার। এই যে বলছেন যে 1000 মেম্বার্স এর মধ্যে 5 মানে 5 জন কোরাম থাকবে, তো স্যার বাকি মানে মিটিংটা শেষ হওয়ার পর বাকি 1000 মেম্বার্স যারা প্রেজেন্ট ছিল না তাদের জন্য আবার কোনো ডেট হবে মিটিংস এর জন্য? हाँ, मैंने मैं अरिजीत का क्वेश्चन मुझे समझ में आया। अरिजीत का कहना है कि जैसे कि 1000 मेंबर्स में अगर 5 मेंबर रहना चाहिए कोरम के लिए, मतलब कोरम का मतलब अरिजीत क्लियर है ना, कि अगर टोटल कंपनी के मेंबर 1000 है, अगर 5 जन भी आता है तो मीटिंग में डिसीजंस लिया जाएगा, मीटिंग में मतलब जो भी डिस्कशंस करना है किया जाएगा। बट अगर 5 से कम आएगा तो नहीं हो सकता। लेकिन इन केस ऑफ एडजर्न मीटिंग, अगर मीटिंग एडजर्न मीटिंग है तो एडजर्न मीटिंग में अगर 5 से भी कम आता है तो जितना आएगा फिजिकली जितना प्रेजेंट होगा, पर्सनली जितना प्रेजेंट होगा, मेंबर पर्सनली आएगा तो उनको ही मेंबर माना जाएगा और वो कोरम होगा और उसमें मीटिंग होगा, ठीक है। एक प्रॉक्सिस का खेल होता है। मैं आपको नेक्स्ट दिन जब वोटिंग पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर आपको प्रॉक्सिस के बारे में बताऊंगा कि प्रॉक्सी क्या करता है, ठीक है। तो कभी कभी शेयर होल्डर या मेंबर खुद ना जाके प्रॉक्सी को भेजता है, तब क्या होगा मैं तब बताता हूँ। बट सबसे पहले आप इतना तो ध्यान रखो कि मीटिंग करने के लिए अगर 1000 मेंबर किसी कंपनी में है तो 1000 में से 5 जन अगर उसमें आता है तो 5 जन में ही मीटिंग होना चाहिए। अगर मेंबर 1000 से 5000 का है तो 15 जन का मेंबर होना चाहिए, 15 जन का। अगर मेंबर 5000 से ज्यादा है तो 10 10 10 मतलब 30, 10 + 10 + 10 मतलब 30। मैं आपको इस तरह से इसलिए दिखाया, 30 मेंबर्स होना चाहिए, तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होगा तो मीटिंग होगा, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगा। अरिजीत बोल, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब तेरा क्वेश्चन में समझ में आया कि अगर मानो कि मीटिंग के बीच में अगर कोई चला जाता है तो डिसीजंस नहीं लिया जाएगा अगर चेयरमैन के परमिशन में जाता है तो। अगर चेयरमैन परमिशन नहीं देगा, नहीं आप नहीं जा सकते, मीटिंग कंप्लीट करके जाना, या फिर या आप जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी लेके आपको जाना पड़ेगा। डिस्कशन तो आज होके रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अरिजीत बोल। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। और कोई कुछ पूछना चाहते हो रिगार्डिंग मीटिंग? स्टिल कुछ पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं, आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। विशाल, प्रिया, इंकी, नील, क्लियर ना आप सबको? यस सर। हाँ सर, क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक है। मैं नोट आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो जितना किया मीटिंग से, ठीक है। बाकी पार्ट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। तब तक के लिए बाय सर, टाटा, बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।